दोस्तों, अगर आप IC38 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट में दिए हुए सारे के सारे वीडियोस को आप डेफिनेटली चेकआउट करें। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने आपको कमेंट में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ पहले सवाल से। इनमें से कौन सी स्थिति में व्यक्ति को बीमा करने की योग्य स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभाव करेगी? यानी कि इनमें से कौन सा व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आप उसको बीमा देने से पहले सोचोगे। सवाल में 4 ऑप्शंस दिए हैं। दैनिक व्यायाम, प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन, आलसी स्वभाव, टाल-मटोल का स्वभाव। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही जवाब है वो है प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है या ड्रग्स का सेवन करता है, आप उसको जो है बीमा नहीं देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अमृता गर्भवती है, उसने एक मियादी बीमा कवर के लिए आवेदन किया है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बीमा लेखक द्वारा अमृता को बीमा उपलब्ध कराने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा? सबसे अधिक संभावित विकल्प को चुनें। ऐसा भी कई बार होता है दोस्तों कि जब कोई इंश्योरेंस लेने आता है, हो सकता है वो बीमार व्यक्ति हो या फिर गर्भवती हो इस केस में, तो ऐसे में क्या हम उन्हें इंश्योरेंस देने से मना कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अब आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन दिया है: 1 सामान्य दरों पर स्वीकृति, 2 अतिरिक्त प्रीमियम के साथ स्वीकृति, 3 प्रस्ताव को अस्वीकार करना, 4 प्रतिबंधात्मक क्लॉज के साथ स्वीकृति। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 होगा, प्रतिबंधात्मक क्लॉज के साथ स्वीकृति। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि उनसे कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कवर तो हम आपको देंगे, पर गर्भावती के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उस कारण से अगर डेथ होता है तो उसको जो है कवर नहीं किया जाएगा। तो ये इस तरह का जो है प्रतिबंधात्मक क्लॉज के साथ आप जो है इस प्रपोजल को स्वीकृति कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा प्रस्ताव जिसकी गैर चिकित्सीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की कम संभावना है? यानी कि अगर आपको इस तरह के 4 प्रस्ताव आते हैं तो किसमें से जो है आप किसी भी हाल में इस व्यक्ति को तो गैर चिकित्सीय यानी कि नॉन मेडिकल इंश्योरेंस जो है आप देंगे ही नहीं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति जवान रहता है, उसकी बीमारियां होने की चांसेस बहुत कम होती हैं, तो हम उनसे बिना मेडिकल कराए जो है इंश्योरेंस दे देते हैं। बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे इनको तो भाई मेडिकल कराएंगे, उसके बाद ही इंश्योरेंस कवर देंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका तो आप डेफिनेटली जो है मेडिकल करा के रहेंगे। ऑप्शन दिया है: 1 सविता, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में IT कंपनी में कार्यरत है। 2 महेश, उम्र 50 वर्ष, एक कोयले की खान में कार्यरत है। 3 सतीश, उम्र 28 वर्ष, एक बैंक में कार्यरत है जिसके 1 करोड़ की बीमा कवर के लिए आवेदन किया है। 4 प्रवीण, उम्र 30 वर्ष, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कार्यरत है, 10 वर्ष की अवधि वाले एंडोमेंट बीमा योजना के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जो 50 वर्ष का व्यक्ति, एक तो उसका एज इतना ज़्यादा है और दूसरा जो है वो कोयले की खान में काम करता है, जिस कारण से कई सारे जो है हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। तो इनका तो डेफिनेटली जो है आप मेडिकल करा के रहेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। शीना पुराने मधुमेह रोग से पीड़ित है, उसने एक बीमा योजना के लिए आवेदन किया है। इस मामले में बीमा लेखक द्वारा बीमा लेखन के लिए डैश का उपयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस कराना है उसको ऑलरेडी मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी है। तो ऐसे में जो है बीमा लेखक या फिर अंडरराइटर क्या करेगा, किस तरह से डिसाइड करेगा? ऑप्शन दिया है: 1 निर्णय विधि, 2 संख्यात्मक विधि, 3 उपरोक्त में से कोई भी विधि नहीं, क्योंकि मधुमेह जैसी बीमारी में बीमा लेखन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका नहीं निभाती है, 4 उपरोक्त में से कोई भी विधि नहीं, क्योंकि मधुमेह के मामलों में सीधे नकार किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है निर्णय विधि। दोस्तों, मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो सजेस्ट कर रहे थे कि अगर आपको कोई भी IC38 एग्ज़ाम में क्वेश्चन एंड आंसर्स आए तो उसमें जो सबसे बड़ा आंसर है उसको जो है आप करेक्ट माने। तो अगर इस तरह के आप एडवाइस के साथ इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो मैं आपको सतर्क कर देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम जो है लेने वाला व्यक्ति है वो सोच समझ के एग्ज़ाम को जो है डिज़ाइन करता है। वो देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियोस या फिर ये जो प्लेलिस्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर होने वाले हैं। आप इस तरह के जो है ऑप्शंस जो कि लोग आपको कहते हैं कि जो है BB में जो है उसी में टिक करते जाओ और आप पास हो जाओगे, इस चीज़ में जो है आप नहीं फंसेंगे और आप जो है क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है ना केवल एग्ज़ाम क्लियर करेंगे बल्कि एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट भी फ्यूचर में बन पाएंगे।
नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है? नामांकन यानी कि नॉमिनेशन, इसके संबंध में कौन सी चीज़ इसमें गलत है? एक, यदि पॉलिसी ऋण के बदले बीमा कंपनी को समुनिदेशित की गई जो पॉलिसी नामांकन रद्द नहीं होती है। दो, नामांकन पॉलिसी खरीद के समय या बाद में किया जा सकता है। तीन, पॉलिसी के पृष्ठांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है। चार, नमिति के संपूर्ण दावे का पूरा अधिकार होता है। तो दोस्तों इसमें जो कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन 4 है, नमिति के संपूर्ण दावे का पूरा अधिकार होता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कई बार जो है हम लोग बीमा लेकर जब करते हैं तो हम किसी न किसी एक व्यक्ति को जो है अपना नॉमिनी चुन लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब इंश्योरेंस कवर जो है रिलीज़ किया जाएगा, जब क्लेम आएगा, तो क्या पूरा का पूरा पैसा उस नॉमिनी को दे दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे किसी हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ के नाम पे अपना नॉमिनी का 100% शेयर जो है उनको दे दिया, बट फिर जो है क्लेम जो है मम्मी पापा की तरफ से आया है जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं करके। तो वहाँ पे जो है लीगल हायर्स को देखा जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। इसका एक तोड़ भी है MWPA एक्ट जिसे कहते हैं, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप किसी भी व्यक्ति को जो है अगर आप पॉलिसी इशू करते हैं MWPA एक्ट के तहत, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी इंश्योरेंस कवर का जो भी क्लेम मिलता है उसका पूरा का पूरा हक जो है मैरिड वुमेन यानी कि उनकी जो है पत्नी को होता है। तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि उस क्लेम अमाउंट का किसी को कुछ देना है या नहीं। और ऐसे दी गई जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें से तो दोस्तों अगर उस व्यक्ति ने कहीं लोन भी लिया होगा तो लोन दी गई हुई जो कंपनी है वो तक उस पैसों पे जो है क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो प्रिजर्व रहता है मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इस बारे में भी जो है क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपसे जो है इसको और डिटेल में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत संपूर्ण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए? कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम पॉलिसी तो खरीद लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद लगता है नहीं यार पॉलिसी जो है बहुत सेविंग्स को हर्ट कर रही है और हम जो है इसे बंद करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली पूरा पैसा तो आपको वापस नहीं मिलता है, बट एक गारंटीड सरेंडर वैल्यू यानी फिर गारंटीकृत संपूर्ण मूल्य जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। बट उसमें भी कंडीशन है कि कम से कम इतने टाइम तक तो जो है पॉलिसी चालू होनी चाहिए, तभी जो है आपको ये गारंटीड मूल्य प्राप्त हो सकता है। ऑप्शंस को देखते हैं हम। एक, प्रीमियम को कम से कम लगातार 2 वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। 2, प्रीमियम को कम से कम 3 लगातार वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। 3, प्रीमियम को कम से कम 4 लगातार वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। 4, प्रीमियम को कम से कम 5 लगातार वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी जो है ये तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही दी रहती है कि कम से कम इतने साल अगर आप पॉलिसी को चलाएंगे तो ही आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू यानी कि गारंटीकृत संपूर्ण मूल्य मिलता है। और ये दोस्तों अवधि कम से कम 3 लगातार वर्षों तक अगर आप प्रीमियम को भरते हैं तो ही जो है आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिल पाती है, अगर आप पॉलिसी को बीच में रोकते हैं तो। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी पॉलिसी को कब व्यवगत समझा जाता है? तो दोस्तों व्यवगत का मतलब होता है लैप्स होना, कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है पॉलिसी का प्रीमियम जो है नहीं भर पाते टाइम पे, और जो है पॉलिसी हमारी मौजूद तो रहती है बट कई सालों से जो है हम उसके प्रीमियम नहीं भर रहे हैं, तो ऐसे में पॉलिसी लैप्स या फिर व्यवगत हो जाती है। तो यही सवाल पूछा गया है कि इसी पॉलिसी को कब व्यवगत समझा जाता है। ऑप्शन दिए हैं। 1, अगर देय तिथि को प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है। 2, अगर देय तिथि से पहले प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है। 3, अगर रियायती अवधि के में भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है। 4, अगर पॉलिसी को समर्पण किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अगर रियायती अवधि में भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है। आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। होता यह है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को जो है इस महीने की 10 तारीख को जो है प्रीमियम भरना था, अब इस बंदे ने जो है प्रीमियम भरा नहीं, तो क्या उसी समय क्या पॉलिसी लैप्स या फिर व्यवगत हो जाएगी? जी नहीं। क्या करती है कंपनी, ग्रेस पीरियड देती है जिसको हम लोग रियायती अवधि भी कहते हैं। अब इस रियायती अवधि को जो है 30 दिन का अगर माने तो ये जो 30 दिन का और जो है टाइम दे देती है इंश्योरेंस कंपनी कि चलो कोई बात नहीं, अब 10 तारीख को जो प्रीमियम नहीं भर पाए कम से कम अगले महीने की 10 तारीख जो है प्रीमियम भर दें।
तो अगर उस अवधि में भी अगर आप प्रीमियम को नहीं भरते हैं, यानी कि रियायती अवधि भी आपकी समाप्त हो जाती है, तो जाके जो है आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसे कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रियायती अवधि के दौरान अगर डेथ होती है तो क्या इंश्योरेंस कवर मिलेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें होता यह है दोस्तों कि अगर रियायती अवधि के दौरान अगर डेथ होती है तो जो है डेफिनेटली आपको जो है अमाउंट मिलता है। तो इसमें होता ये है कि जो भी आपका महीने का जो प्रीमियम अमाउंट ड्यू था, उस ड्यू अमाउंट को जो है आपके क्लेम अमाउंट में से माइनस कर दिया जाता है और बाकी का पूरा अमाउंट जो है दोस्तों रिलीज़ कर दिया जाता है आपके नॉमिनी को। आइए दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन बीमा पॉलिसी की रियायती अवधि के संबंध में सही है? तो आपको यहाँ पे बताना है ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें रियायती अवधि यानी कि ग्रेस पीरियड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 1 रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीने है, 2 रियायती अवधि की मानक सीमा 30 दिन है, 3 रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीने या 30 दिन है, 4 रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीने या 31 डेज है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 कि एक तरफ से आप ये 1 महीना में कह सकते हैं या 31 डेज इसका ग्रेस पीरियड होता है, रियायती अवधि होती है। अब इस रियायती अवधि के बाद भी अगर आप जो है प्रीमियम नहीं भरेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगी। आइए दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगर पॉलिसी धारक देय तिथि के प्रीमियम भुगतान नहीं करता है और रियायती अवधि के दौरान मर जाता है तो ऐसे में क्या होगा? दोस्तों ये सिचुएशन तो मैंने अभी हाल ही में आपसे डिस्कस किया था, तो आप मुझे लगता है इसका सही जवाब दे पाएंगे। आइए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है 1, बीमा कंपनी देय तिथि तक प्रीमियम भुगतान ना होने के कारण पॉलिसी को अमान्य करके पर विचार करेगी और इसलिए दावे को अस्वीकार कर देगी। 2, बीमा कंपनी दावे को भुगतान करेगी और पिछले बकाया प्रीमियम को माफ़ कर देगी। 3, बीमा कंपनी बकाया प्रीमियम को घटाने के बाद दावे को भुगतान करेगी। 4, बीमा कंपनी ब्याज के साथ बकाया प्रीमियम को घटाने के बाद दावे को भुगतान करेगी। ब्याज बैंक की बचत ब्याज दर 2% अधिक ली जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कि बीमा कंपनी बकाया प्रीमियम को घटाने के बाद बाकी का जो दावे का अमाउंट है उसको भुगतान कर देगी। अगले सवाल पे चलते हैं। बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की डैश के तहत नामांकन की अनुमति दी जाती है, यानी नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है, अगर आप देखें बीमा अधिनियम को 1938 की, उसकी कौन सी धारा में ये लिखा गया है नामांकन के बारे में? ऑप्शन है 1 धारा 10, 2 धारा 38, 3 धारा 39, 4 धारा 45। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 धारा 39 में दिया हुआ है नामांकन के बारे में। अगले सवाल पर चलते हैं। बीमा कंपनी द्वारा इनमें से कौन से बदलाव की अनुमति दी जाएगी? अब ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, पॉलिसी को 2 या 2 से अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना, 2 प्रीमियम भुगतान अवधि को बढ़ाना, 3 पॉलिसी को लाभ सहित से लाभ रहित में बदलना, 4 बीमा धन की वृद्धि। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब ये है कि जो नीचे के 3 ऑप्शन है उसके लिए कभी भी अनुमति नहीं दी जाएगी, बट ये ज़रूर हो सकता है पॉलिसी को 2 या 2 से अधिक पॉलिसियों में जो है विभाजित जरूर किया जा सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच हुई अनुबंध का साक्ष्य है कि कब हम लोग जो है कह सकते हैं कि हाँ इस बंदी का जो है हम लोगों ने इंश्योरेंस कराया था उसका प्रूफ क्या है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हैं, 1 प्रस्ताव पत्र, 2 पॉलिसी दस्तावेज, 3 विवरण पुस्तिका, 4 दावा पत्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पॉलिसी दस्तावेज या पॉलिसी डॉक्यूमेंट। कि अगर कल आपको किसी ने पूछा कि ये बताइए आपने इंश्योरेंस कराया है, तो आप जो है अपना बीमा दस्तावेज सामने रखेंगे, पॉलिसी दस्तावेज सामने रखेंगे, जिससे कि आप प्रूव कर पाएंगे कि हाँ देखिए हमारा जो है इंश्योरेंस जो है मौजूद है। अब जो है अगर इनकेस कुछ होता है तो हम क्लेम कर पाएंगे इस डॉक्यूमेंट को दिखा के। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर किसी पॉलिसी दस्तावेज के विवरण के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो आम तौर पर कैसे समझा जाएगा? कई बार आप देखेंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लिखा इस तरह से जाता है कि आम आदमी उसे समझ नहीं पाता है, और इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि फ्यूचर निवेश करके एक चैनल है जहां पे जितने भी इंश्योरेंस प्लान हैं
उसको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, जिससे कि जो व्यक्ति पॉलिसी बेच रहा है या ख़रीद रहा है वो उसकी जो छोटी छोटी बातों को भी अच्छे से समझ पाए। उसका भी लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फ्यूचर में जो है काफ़ी काम आने वाला है, और भी नए नए कंटेंट्स उस चैनल पे आते रहते हैं। हालांकि वो चैनल भी मेरा ही है, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं, बट कोशिश मैंने ये की है कि उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको काफ़ी क्लियर कर बताऊं कि क्या उसमें अच्छा है प्लान में, क्या उसमें बुरा है, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। ऑप्शन 1 है बीमा धारक के पक्ष में, 2 बीमा कंपनी के पक्ष में, 3 पॉलिसी के अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और बीमा कंपनी को ब्याज के साथ बीमा धारक को प्रीमियम वापस करने के लिए कहा जाएगा, 4 पॉलिसी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और बीमा कंपनी को किसी भी ब्याज के बिना बीमा धारक को प्रीमियम वापस करने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों, क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे अधिनियम में कि अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी बातें की लिखी गई है जो कि आम आदमी को समझ नहीं आती है, जिससे कि जो है क्लैरिटी नहीं मिलती, यानी कि अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो ऐसे में अगर कोई मुकदमा होता है तो बीमा धारक के पक्ष में जो है रिजल्ट सुनाया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनी के जो है हिस्से में मुकदमे का रिजल्ट आए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उस विकल्प को चयन करें जो पॉलिसी दस्तावेज का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कि पॉलिसी दस्तावेज क्या होता है ये पूछा जाए तो इन चारों में से आप किसको जो है सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन है 1, यह बीमा अनुबंध का साक्ष्य है, 2, ये कंपनी में बीमा पॉलिसी खरीदने की बीमा धारक व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई रुचि का साक्ष्य है, 3, यह बैंक, ब्रोकर और अन्य संस्था जैसे चैनल भागीदारों का व्यवहार करते समय बीमा कंपनी द्वारा पालन की जाने वाली नीति का साक्ष्य है, 4, यह प्रथम प्रीमियम के भुगतान पर बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई एक पावती पर्ची है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है यह बीमा अनुबंध का साक्ष्य है। अनुबंध का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरे और जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ है ये बीमा या पॉलिसी दस्तावेज। अगले सवाल पे जाते हैं। नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है। ऑप्शन है 1, प्रस्ताव पत्र की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है, 2, प्रीमियम की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी शुरू हो गई है, 3, प्रथम प्रीमियम रसीद इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है, 4, प्रीमियम उद्धरण इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कब आपकी पॉलिसी अब जो है चालू हो चुकी है, कह पाएंगे कौन सी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में जब लगता है तो आप कह सकते हैं हाँ, तो जो है मेरा इंश्योरेंस जो है चालू हो चुका है, यानी कि अब कल से अगर मुझे कुछ होता है तो मैं कवर्ड हूँ। तो क्या आपको प्रस्ताव पत्र अगर आता है तो क्या आपकी पॉलिसी चालू होती है? बिल्कुल नहीं। जब तक कि आपका प्रथम प्रीमियम रिसीप्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता कि आपका जो है पहला प्रीमियम अमाउंट है वो आपने दिया है उसका रिसीप्ट आपको मिल जाए, तो आप जो है कह सकते हैं कि अब जो है आपकी पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गई है, यानी कि अब कल से आप कवर्ड हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति के बाद बीमा कंपनी आगे प्राप्त होने वाले प्रीमियमों के लिए डैश जारी करेगी। तो क्या जारी करेगी ये सवाल है। और एक ऑप्शन है 1, पुनर्चलन प्रीमियम रसीद, 2, पुनरुद्धार प्रीमियम रसीद, 3, पुनर्स्थापन प्रीमियम रसीद, 4, नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। तो दोस्तों, जैसे आपका प्रथम प्रीमियम होता है तो आपको प्रथम प्रीमियम रसीद मिलता है। अब अगले साल जब आप प्रीमियम भरते हैं तो आपको एक नया जो है रसीद दिया जाएगा, उसका नाम है नवीनीकरण प्रीमियम रसीद या अगर बीमित व्यक्ति मूल जीवन बीमा पॉलिसी दस्तावेज को खो देता है तो क्या होगा, कि अगर किसी व्यक्ति के जो है पॉलिसी दस्तावेज जो है वो गुम हो जाए तो वो क्या कर सकता है। अब ऑप्शन है 1, बीमा कंपनी अनुबंध में कोई बदलाव के बिना डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी, 2, पॉलिसी अनुबंध समाप्त हो जाएगा, 3, बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को वर्तमान स्वास्थ्य घोषणाओं के आधार पर नए नियमों और शर्तों के साथ एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी, 4, बीमा कंपनी अनुबंध के कोई भी बदलाव किए बिना एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी, लेकिन ऐसे सवाल एक अदालत के आदेश के बाद होगा। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती अगर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं। तो होता यह है कि बीमा कंपनी जो है आपसे थोड़े पैसे लेगी, 100-150 रुपये, और आपको एक डुप्लीकेट पॉलिसी जो है जारी कर देगी।
और उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सब बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा जैसे कि आपकी पिछले पॉलिसी डॉक्यूमेंट में थी। हो सकता है इस बीच में आपकी जो है तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, वो सब चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, बिल्कुल आपको वैसा का वैसा कॉपी जो है उसका डुप्लीकेट दे दिया जाएगा। अगले सवाल पे जाते हैं। नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है ये आपको पता करना है। ऑप्शन दिया है, एक, पॉलिसी दस्तावेज पर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने ज़रूरत नहीं है। दो, पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना होना चाहिए, इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के स्टाम्प लगे होने चाहिए। तीन, पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने चाहिए। चार, पॉलिसी दस्तावेज पर ना तो सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाने की ज़रूरत है और ना ही अनिवार्य रूप में किसी भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने की चाहिए। तो दोस्तों इस ऑप्शन को आप अच्छे से देख लें कि पॉलिसी दस्तावेज पे एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और इस पर जो है भारतीय स्टाम्प अधिनियम के स्टैम्प दोनों ही चीज़ें लगी होनी अनिवार्य होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग बनता है, कि अगर आपको कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसका जो सबसे पहले पेज में क्या मिलेगा आपको। ऑप्शन है, एक, पॉलिसी अनुसूची, दो, मानक प्रावधान, तीन, पॉलिसी की विशिष्ट प्रावधान, चार, दावा प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पॉलिसी अनुसूची या पॉलिसी की समरी दी होगी, जहाँ पे आपको जो है उस पॉलिसी के बारे में पूरा स्नैप मिल जाएगा कि A to Z जो डिटेल आप एक बार देख लेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इस पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है, कितना प्रीमियम आप भरते हैं, आपका नाम, आपके पर्सनल डिटेल सब जो है पहले पेज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज में मानक प्रावधानों वाले अनुभाग में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मानक प्रावधानों वाले अनुभाग में इनमें से कौन सी जानकारी दी होगी, ये पूछा गया है आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन है, एक, प्रारंभ होने की तिथि, परिपक्वता की तिथि और अंतिम प्रीमियम की देय तिथि, दो, नामिती का नाम, तीन, अधिकार और सुविधाएं तथा अन्य शर्तें जो अनुबंध में ये तहत लागू होती हैं, चार, प्राधिकृत हस्ताक्षरी या हस्ताक्षर और पॉलिसी स्टाम्प। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 है, अधिकार और सुविधाएं और अन्य शर्तें जो अनुबंध के तहत लागू होती हैं, ये दिया होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक ऐसी महिला जो अनुबंध लेने के समय गर्भवती है और उसके लिए गर्भावस्था के कारण मौत के जोखिम को कवर नहीं किया करने का एक क्लॉज है, मानक पॉलिसी दस्तावेज में कौन से खंड में इसे शामिल किया जाएगा। अभी दोस्तों हाल ही में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें आपको मैं कह रहा था कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन या फिर गर्भवती जो महिला है क्या उसको हम पॉलिसी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बट उसमें जो है हम एक एडिशनल क्लॉज लिख के देंगे जिसमें ये लिखा जाएगा कि अगर गर्भावस्था के दौरान मृत्यु होती है तो उसको जो है कवर नहीं करेंगे। अब ये सवाल पूछा गया है कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की कौन से पार्ट में जो है इसे शामिल हम करेंगे। ऑप्शन दिया है, एक, पॉलिसी अनुसूची, दो, सामान्य प्रावधान, तीन, मानक प्रावधान, चार, पॉलिसी के विशेष प्रावधान। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, पॉलिसी के विशेष प्रावधान में जो है इस क्लॉज को शामिल किया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रथम प्रीमियम रिसीव, इसे जो कि हम लोग FPR भी कहते हैं, ये क्या दर्शाती है। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। ऑप्शन, एक, फ्री लुक अवधि समाप्त हो गई है, दो, यह इस बात का एक साक्ष्य है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है, तीन, पॉलिसी को अब रद्द नहीं किया जा सकता, चार, पॉलिसी को एक निश्चित नकद मूल्य प्राप्त कर लिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब आपको प्रथम प्रीमियम रसीद मिलता है तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि यह इस बात का साक्ष्य है कि पॉलिसी अनुबंध जो है अब शुरू हो चुका है, यानी कि अब आप कवर्ड हैं कि कल अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो है फैमिली को क्लेम मिलकर रहेगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। डैश अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक को कोई नई पॉलिसी खरीदी है और वह उसे नहीं रखना चाहते हैं तो उसे लौटा सकते हैं और अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों नॉर्मली जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचते हैं तो जो है 15 दिन का टाइम रहता है अगर आपने जो है पॉलिसी को ऑफलाइन बेचा है यानी कि आमने सामने बेचा है, और 30 दिन का जो है समय होता है अगर आपने इस पॉलिसी को ऑनलाइन बेचा है यानी कि आपने जो है कहीं ना कहीं कॉल पे आमने सामने ना बात करते हुए पॉलिसी को बेचा है। तो जिस दौरान अगर व्यक्ति चाहे तो पॉलिसी को जो है वापस कर सकता है और अपने पूरा जो है प्रीमियम अमाउंट है उसको ले सकता है। तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, ये सवाल है। ऑप्शन है 1 स्वतंत्र मूल्यांकन, 2 फ्री लुक, 3 निरस्तीकरण, 4 फ्री ट्रायल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है फ्री लुक। फ्री लुक पीरियड जो है ऐसी अवधि होती है जिस दौरान अगर पॉलिसी धारक चाहे तो पॉलिसी को वापस देके अपने पूरे पैसों को वापस ले सकता है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनमें से किसे नैतिक खतरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं उसके बाद वो जो है और ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी कि कई बार आप देखेंगे कि लोग जो इंश्योरेंस ले चुके हैं वो जो है एकदम केयर फ्री हो जाते हैं, हेलमेट बिना पहने जो है गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरह से जो होने वाले रिस्क को आप क्या कहते हैं, नैतिक खतरा कहते हैं। तो इस ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसे आप नैतिक खतरा के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। ऑप्शन है 1 बीमा की खरीद के बाद जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाना, 2 बीमा के खरीद के पहले जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाना, 3 बीमा खरीद के बाद जोखिमपूर्ण व्यवहार में कमी, 4 बीमित होने के बाद आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कि बीमा के खरीद के बाद अगर आपके जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाते हैं तो वो जो है एक नैतिक खतरा बन जाता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट में जांच की जाएगी। कि ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। 1 प्रस्तावक का भावनात्मक व्यवहार, 2 ऊंचाई, वजन और रक्तचाप, 3 सामाजिक स्थिति, 4 सच्चाई। तो दोस्तों मेडिकल टेस्ट अगर आप करते हैं तो इन सब चीज़ों का तो रिपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, जो है खाली ऑप्शन 2 का रिपोर्ट मिलेगा कि ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, रक्तचाप कितना है, ये सब जो है आपको पता चल सकता है। बाकी चीज़ें तो जो है आपको आमने सामने मिल के या उनके आस पड़ोस में जो है अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो जाके मिल पाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। डैश बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो बीमा कंपनी जो है अपने प्रचार के लिए, प्रोडक्ट के प्रचार के लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करती है जो कि एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है। 1 प्रस्ताव पत्र, 2 प्रस्ताव उद्धरण, 3 सूचना डॉक्यूमेंट, 4 विवरण पुस्तिका या प्रॉस्पेक्टस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है विवरण पुस्तिका या प्रॉस्पेक्टस, जिसमें कि जो है पॉलिसी के बारे में कंप्लीट जानकारी तो नहीं मिलती जितना कि आपके खुद के पर्सनल जो है पॉलिसी दस्तावेज में मिलेंगे, बट उसके बारे में बहुत सारी डिटेल जो है आपको एक प्रॉस्पेक्टस या फिर विवरण पुस्तिका को पढ़कर मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है। 1 रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जिसकी बारीकियों की उसे जानकारी नहीं है। 2 रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसके अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वो उसे मार डालेगा। 3 रमेश अपनी प्रोफेशनल वरिष्ठता पद का प्रयोग करते हुए महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लेता है। 4 रमेश गलत जानकारी देते हुए एक अनुबंध पर महेश की हस्ताक्षर करवा लेता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2। रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वो उसे मार डालेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनमें से किसे बीमा दावा प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारक माना जाता है। कि अगर कोई बीमा की दावा की जाती है तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यानी कि प्राथमिक हितधारक कौन होता है। ऑप्शन है 1 ग्राहक, 2 मालिक, 3 बीमा लेखक, 4 बीमा एजेंट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ग्राहक, यानी कि जो व्यक्ति बीमा लेता है वही सबसे प्राथमिक हितधारक माना जाता है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। गिरीश सक्सेना के बीमा दावा के बीमा कंपनी द्वारा इनकार कर दिया जाता है। इनकार के मामले में बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने के अलावा गिरीश सक्सेना के पास अब कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। ऑप्शन दिया है यहाँ पे। 1 सरकार से संपर्क करना, 2 वैधानिक प्राधिकरणों से संपर्क करना, 3 बीमा एजेंट से संपर्क करना, 4 मामलों को इनकार करने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो होता है वैधानिक प्राधिकरणों से संपर्क करना। वैधानिक प्राधिकरण यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे IRDA की भी एक बॉडी है, इनका एक जो है वेबसाइट है जहाँ पे जाके जो है आप अपनी ग्रीवेंस या कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके पैसे या इंश्योरेंस क्लेम को देने से मना कर देती है तो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राजीव मेहता द्वारा
प्रस्तुत एक स्वास्थ्य बीमा दावे की जांच के दौरान बीमा कंपनी को पता चलता है कि राजीव मेहता के बजाय उसके भाई राजेश मेहता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव मेहता की पॉलिसी एक फैमिली फ्लोटर योजना नहीं है, यह डैश धोखाधड़ी का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग अपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि हम फैमिली फ्लोटर प्लान ले लें। फैमिली फ्लोटर में होता यह है कि ना केवल हमारे हॉस्पिटलाइजेशन को कवर किया जाएगा, बल्कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका भी जो है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी इसमें जो है निकल आता है। बट यहाँ पे हुआ ये नहीं है। यहाँ पे राजीव मेहता ने जो है अपनी इंडिविजुअल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके यूज़ करते हुए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं मिसयूज़ करते हुए, अपने भाई का जो है इलाज का खर्चा भी उसी से निकलवा दिया। तो ये कौन से धोखाधड़ी का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है: 1 प्रतिरूपण, 2 नकली दस्तावेज बनाना, 3 खर्च को बढ़ा चढ़ाकर बताना, 4 आउट पेशेंट उपचार को इन पेशेंट अस्पताल में भर्ती होने में परिवर्तन करना। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है प्रतिरूपण या फिर इम्पर्सनेशन, जहाँ पे अगर हम जो है अपना काम करवा रहे हैं किसी और के नाम पे। कि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग किसी एग्ज़ाम में दे रहे होते हैं, कई बार हम लोग को ऐसे न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि एग्ज़ाम देना किसी और को था, बट उसने जो है किसी और कैंडिडेट को बैठा के जो है एग्ज़ाम दिलवा दिया। तो ये जो होता है प्रतिरूपण या फिर इम्पर्सनेशन होता है, जो कि एक धोखाधड़ी होती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोड बीमारी को इलाज करने की प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे: 1 ICD, 2 DCI, 3 CPT, 4 PCT। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है CPT। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की पॉलिसी के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे: 1 केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर किया जाता है, 2 अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और उनके बाद के खर्चों को कवर किया जाता है, 3 अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद के खर्चों को कवर किया जाता है, और बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, 4 अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के पहले वर्ष को कवर किया जाता है और अस्पताल में भर्ती करने के पहले और बाद के खर्चों को दूसरे वर्ष में कवर किया जाता है, अगर पहला वर्ष दावा मुक्त रहता है तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 कि अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ भर्ती में पहले और बाद के खर्चों को भी यहाँ पे कवर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? कई जगह आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में खासतौर से देखेंगे कि यहाँ पे जो है कैशलेस सेवा का जो है मेंशन किया जाता है। तो उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन है: यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरण अनुकूल गो ग्रीन पहल है, ताकि प्रत्यक्ष नकद नोटों को प्रसार को कम किया जा सके और पेड़ों को बचाया जा सके। 2 बीमा धारक को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है और कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार द्वारा एक विशेष योजना के तहत बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। 3 बीमित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से होने के कारण, क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा नकद राशि को स्वीकार नहीं किया जाता है। 4 बीमा धारक भुगतान नहीं करते हैं, बीमा कंपनी अस्पताल में सीधे बिल को निपटारा करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए कि जहाँ पे भी कैशलेस सेवा का मेंशन हो तो उसमें होता ये है कि जो पेशेंट होता है उससे पैसे नहीं लिए जाते, डायरेक्टली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इस केस में, वो जो है बिल को पे कर देती है। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है। बीमा धारक भुगतान नहीं करता है, बल्कि बीमा कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल को जो है निपटारा कर देती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्वास्थ्य बीमा के अस्पताल के संबंध में PPN का सही पूर्ण रूप क्या है? कि PPN का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। 1 पब्लिक प्रिफर्ड नेटवर्क, 2 प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, 3 पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क, 4 प्रोवाइडर प्रोफेशनल नेटवर्क। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। अब ये प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क क्या होता है? आप देखेंगे दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जिनका टाई अप होता है। तो अगर कोई भी बीमारी होती है तो हमें कहा जाता है कि आप उसी जो हॉस्पिटल्स जो कि आपकी सिटी में मौजूद हैं, जिनका टाई अप है आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ,
वहाँ पे जाके जो है उपचार कराएं, तो उन कंपनीज या फिर उन हॉस्पिटल्स को जो है हम लोग प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क या फिर पीपीएन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीचे दिए गया कौन सा कथन गलत है, ये पहचानना है हमें। ऑप्शन दिया है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। 2, एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी ले सकता है। 3, एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। 4, नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए ली गई एक समूह पॉलिसी को कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी शामिल करने को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है समूह पॉलिसी या फिर ग्रुप इंश्योरेंस की। तो ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में अगर आप देखें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लगता है? तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी ले सकता है। बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि आप देखें कि बाकी जितने भी यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पे एक ओनर और एम्प्लॉय का जो है रिलेशन दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुकानदार जो है अपने ग्राहकों के लिए जो है पॉलिसी खरीद ले, तो ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट, IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए डैश की अनुग्रह अवधि को अनुमति दी गई है। कि IRDA के अनुसार जो है अगर कोई किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसी है, यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और उसको वो रिन्यू कराना चाहते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो जो है उसे रिन्यू करा सकते हैं। ऑप्शन है 1, 15 दिन, 2, 30 दिन, 3, 45 दिन, 4, 60 दिन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 15 दिन। तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसका नवीनीकरण कराया जाना चाहिए।